नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सरहद पार से जब सीमा भारत में आई और इसके बारे में जब लोगों को जानकारी मिली तो एक एक पहलू पे शक जाहिर करना लोगों ने शुरू कर दिया और यही वजह है कि एटीएस की टीम ने पूछताछ की। ये पता लगाने की अभी तो कोशिश चल रही है कि आखिर नेपाल आने के बाद उसने वो सरहद पार करके भारत कैसे आए, इसके बारे में क्या रेकी की, क्या पता करवाया और इस सिलसिले में किसने किसने उसको मदद की। हजारों ऐसे सवाल हैं जो एटीएस की टीम को या फिर जो नोएडा की पुलिस है, इन तमाम टीमों को परेशान करी और यही वजह है कि कई लेयर्स में उससे पूछताछ हो चुकी है। हालांकि आज सीमा भले ही अपने घर पे है, किसी से मिल नहीं रही है, इसके पीछे क्या वजह है बाकायदा आज वकील इस वक्त वकील घर के अंदर है, उनसे बातचीत हो रही है। यानी सीमा की कोशिश है कि एक लेयर की तो पूछताछ हो गई एटीएस से, शायद कुछ इस तरीके की बातें नहीं हुई है, तो पहली कोशिश ये कि मुझे मिल जाए क्या नागरिकता और नागरिकता को लेकर तमाम कवायद। लेकिन क्या सीमा जो कि शक के दायरे में है, नागरिकता मिलना इतना आसान है? शायद इसका जवाब ना है। लेकिन वक्त पे इसको छोड़ते हैं और एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि अभी तक सीमा पे क्या क्या शक जाहिर की जा रही है। हैदर के दिमाग में जब सरहद को पार करने का इरादा जगा तो कई सवालों ने भी जगह ली। सवाल कि अगर सरहद पार करनी है तो कैसे की जाए, कैसे बिना इजाजत दूसरे मुल्क में छिपकर पहुंचा जाए, वो भी उस मुल्क में जिसकी सच्चाई और रिश्तों के बारे में सीमा गुलाम हैदर बेहतर जानती और समझती है। सीमा जानती थी कि ये राह इतनी आसान नहीं होगी जितना उसने सोच रखा है और ऐसे में उसके दिमाग में नेपाल की सरहद घुसपैठ के लिए बेहतर जरिया दिखाई दी। लेकिन सुरक्षा बलों के कड़े पहरे वाली नेपाल की सीमा को पार कर सीमा हैदर भारत तक कैसे बिना किसी की पकड़ के पहुंच गई, ये सवाल अब तक जांच एजेंसियों के गले की फांस बना हुआ है। जब उसकी चेकिंग हुई थी तो रात का पहर तक, क्योंकि सुबह 7 बजे बस निकली थी और बॉर्डर के पास अंधेरा हो चुका था और इसी का फ़ायदा यहाँ पर सीमा हैदर ने उठाया था, क्योंकि उसके साथ 4 बच्चे भी थे और वो सभी कोशिश ये कर रहे थे कि वहाँ से जाएं। और जब ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जब चेकिंग की गई थी तो सीमा हैदर ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया था या उसके साथ कोई और था या कैसे वो वहाँ से मूवमेंट करके निकली थी, क्योंकि उसने जब सिटी बस सर्विस के मालिक से बात की थी तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या आपके पास भारतीय आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर नेपाल के नागरिक या फिर भारतीय नागरिक को ही आसानी से उस बॉर्डर से निकाला जाता है। तब उसने ये बताया था कि हाँ उसके पास आइडेंटिटी है और इसी वजह से वो वहाँ से आसानी से निकल गई। और इस पूरे मसले पर अभी भी जो यूपी एटीएस की टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में रहकर भारत आने की पूरी रिसर्च की थी। उसने नेपाल से भारत जाने वाले कुल 8 बॉर्डर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी ताकि उसे पता लग सके कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है और भारत नेपाल के मौजूदा वक्त में रिश्ते कैसे हैं, कहीं सरहद पर चेकिंग अभियान तेज तो नहीं। जांच एजेंसियां पूछताछ में ये बात साफ कर चुकी हैं कि सीमा हैदर बेहद ही शातिर दिमाग की है। भले ही एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला हो, लेकिन शक की सुई अब भी सीमा हैदर के इर्द गिर्द घूम रही है। सीमा पढ़ी लिखी होने का तो दावा नहीं करती, लेकिन उनकी बोलचाल और भाषा उसके तजुर्बे को दिखाती है। नेपाल में किस बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और कहां से घुसपैठ करनी है, इसकी बड़ी तैयारी सीमा ने कई महीनों तक की है। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। इसके लिए उसने भारत और नेपाल सीमा की 8 बॉर्डर को पॉइंटेड किया था और उसकी पूरी रेकी की थी। उसके बारे में जानकारी जुटाई कि किस बॉर्डर से उसे आसानी से जाने में सहूलियत होगी और इसीलिए उसने जब काठमांडू का टिकट काटा पाकिस्तान से तो उसके बाद उसने ये कोशिश की कि पहले उसकी जानकारी जुटा ली। तो उसने जो 8 बॉर्डर हैं जो काफ़ी संवेदनशील कहे जाते हैं, क्योंकि जब भी भारत और नेपाल के नागरिक यहाँ से उधर, उधर से इधर जाते हैं तो वो इन 8 बॉर्डर से होकर उन्हें आगे जाना पड़ता है। तो जो 8 बॉर्डर थे जिसको उसने पूरा खंगाला था, उनमें सुनौली बॉर्डर था, बनबसा का बॉर्डर था, रक्सौल था, सिद्धार्थनगर था, सीतामढ़ी था और काकड़भिट्टा, जोगबनी और सिलीगुड़ी। ये 8 बॉर्डर ऐसे थे जहां से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर दाखिल हो सकती थी, लेकिन उसे बताया गया कि सभी बॉर्डर खासा यहां पर चेकिंग करने वाले बॉर्डर हैं।
सीमा गुलाम हैदर को भारत नेपाल की सरहद पर एसएसबी के होने का इल्म था। सीमा पहले सुनौली बॉर्डर से होकर भारत में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दावा है कि किसी तीसरे शख्स ने इस बॉर्डर पर ज्यादा खतरा होने का हवाला देकर उसे उस बॉर्डर को क्रॉस न करने की सलाह दी थी। सुनौली और रक्सौल बॉर्डर को लेकर दावा किया जाता है कि वहां सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। ऐसे में सबसे ज्यादा चलने वाले बॉर्डर सिद्धार्थनगर को आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने चुना था। एक बॉर्डर ऐसा था जहां से वो आसानी से जा सकती थी और वो था सिद्धार्थनगर बॉर्डर। यानी सिद्धार्थनगर बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जहां पर अमूमन जो चेकिंग होती है सुरक्षा बलों की वो थोड़ा कम होती है और वहां पर से वो आसानी से निकल सकती है, और इसीलिए उसने पोखरा से रक्सौल न जाते हुए सीधा सिद्धार्थनगर को जाने वाली बस को पकड़ा और उस सृष्टि बस सर्विस के मालिक से बात की, जिसने उसे फ़ोन के जरिए ये जानकारी दी कि आप वहाँ से जा सकते हैं और वहाँ पर आपको आइडेंटिटी दिखानी होगी। उसने झूठ भी बोला था, जो नेपाली एजेंसी थी सृष्टि बस सर्विस, उससे ये झूठ बोला गया कि वो भारतीय आइडेंटिटी लेकर चल रही है, और क्योंकि उस बस में जिस बस की हम बात कर रहे हैं वो भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस है और वहाँ पर सिर्फ नेपाली नागरिक या फिर भारतीय नागरिकों को ही आवाजाही होती है, और उसका फ़ायदा उठाया था यहाँ पर सीमा हैदर ने। नेपाल से भारत आने की सीमा हैदर की प्लानिंग सेट थी, इसलिए वो काठमांडू में रुकने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीधा पोखरा पहुंची। पोखरा में फर्जी आईडी पर कमरा लेकर उसने रात बिताई और इसके बाद वो मिशन बॉर्डर एंट्री में लग गई और भारत में दाखिल होकर सचिन मीणा के घर तक पहुंच गई। और इस बड़ी खबर के लिए सीधे मैं अपनी सहयोगी आनंद का रुख करती हूँ। आनंद, शुरुआती जांच जो एटीएस की टीम ने की है, हम ये कह सकते हैं इस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी सोर्सेज कह रहे हैं कि कुछ भी एटीएस को ऐसा तो हाथ नहीं लगा है जिससे कि सीमा पे शक और भी ज्यादा गहरा जाए, लेकिन सच्चाई क्या ये भी है कि सीमा को अभी क्लीन चिट भी नहीं मिली है? हो सकता है कि कई लेयर्स की जब जांच होगी तो कुछ और बातें पता चले, क्योंकि सरहद पार से जो ट्रेनिंग दी जाती है जासूसों को, वो इतनी पुख्ता ट्रेनिंग होती है जिसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल होता है। आनंद, क्या है? जी देखिए, बिल्कुल अब तक रीमा, सीमा हैदर और सचिन को एजेंसियों ने क्लीन चिट नहीं दी है। यही वजह है कि लगातार कई राउंड की पूछताछ जो है वो सीमा हैदर और सचिन मीणा से की जा चुकी है। अब नोएडा पुलिस ने जो पाकिस्तान एम्बेसी है उनको बकायदा सीमा हैदर के तमाम दस्तावेज, पासपोर्ट और परिचय पत्र भी सौंप दिए हैं, और अब पाकिस्तान एम्बेसी को यह सुनिश्चित करना है कि सीमा हैदर उनकी नागरिक हैं या नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक हैं या नहीं है। उसके बाद ही भारत सरकार ये तय करेगी कि उसे भारत की नागरिकता देना है या उसे डिपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत हद तक संभावना ये जताई जा रही है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इस पे आखिरी फैसला भारत सरकार को लेना है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के विदेश मंत्रालय से ये अनुरोध किया है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान हाई कमीशन से मिलवाया जाए। ठीक है आनंद, मैं आपका रुख करती हूँ। सीमा की पूरी कोशिश है कि उसको भारत की नागरिकता मिल जाए। उसने बार बार यही दोहराया है कि मैं यहीं के सलाखों के पीछे मर जाना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती हूँ। लेकिन जो हमारी जांच टीमें हैं, जो रॉ है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो सब क्या इंफॉर्मेशन उनके पास है? वो कई लेयर्स की जांच पड़ताल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हल्का सा ही सही लेकिन शक है, क्योंकि सीमा जिस मुल्क से ताल्लुक रखती है वो हमारा दुश्मन मुल्क है, और वहां के परिंदे पे भी हम शक करते हैं। तो सीमा तो फिर भी एक वो लेडी है जिसके बारे में बहुत सारी बातें इस तरीके से अफवाह के तौर पे ही चल रही है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड किया गया है, जो पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलती, जो भारत के हाव भाव को अपना चुकी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं फिर आपको समझाते हैं। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस 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 नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। जमाने के सामने सीमा हैदर प्रेम की दीवानी दिखती हैं। प्रेम के लिए सरहदों को पार करने का जुनून पेश करती हैं। पाकिस्तान से आई एक महिला शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी बनी नजर आती है, लेकिन क्या ये सिर्फ नकाब है? क्या सीमा हैदर की सच्चाई कुछ और है? क्या सीमा हैदर ने प्यार को हथियार बनाया और असल में वो दुश्मन मुल्क की अय्यार है?
पाकिस्तान के कराची से हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर की जांच अभी खत्म नहीं हुई है और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही हैं कि कहीं सीमा किसी बड़ी योजना के तहत तो भारत में दाखिल नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक गहरी योजना के तहत सीमा ने सचिन, मीणा और मोहब्बत को एक ढाल बनाया, जबकि भारत में उनकी प्लानिंग कुछ और है। एजेंसियां तफ्तीश में जुटी हैं कि क्या सचिन, मीणा को ट्रैप करने के लिए लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी ताकि सीमा हैदर को किसी भी तरह से इंडिया में पैर जमाने का मौका मिल जाए, और इसीलिए इस काम को अब अंजाम दिया गया है। दरअसल भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी ही साजिश रची और ऐसे मामलों में जांच चलती रही है, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा मामला सामने आने पर एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सीमा हैदर 4 बच्चों को भी लेकर भारत में आई है। क्या बच्चे भी उसके किसी ऐसे प्लान का हिस्सा हैं, या फिर वो वाकई में पाकिस्तान को छोड़ना चाहती थी? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर मैं एक माँ हूँ, मुझे माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, मेरे बेटे को भी छोड़ दें, बेटा होता है। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और वो मेरी ही बेटियाँ हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान चलेगी तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वापस हमारे कोई कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर पर सस्पेंस बरकरार है और साथ ही उसकी जांच भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के साथ साथ बाकी भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर सीमा हैदर पर है और अब ये तलाश किया जा रहा है कि क्या सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए सचिन को मोहरा बनाया ताकि वो लंबे समय तक भारत में रुक सके और मकसद को पूरा कर सके। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर को सचिन से ऑनलाइन गेम के जरिए मिलवाना भी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है और इसीलिए वो ट्रैप में आ गया है, और इस काम में कोई ना कोई पाकिस्तानी हैंडलर है जिसने अब तक उसकी मदद की है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि सीमा हैदर क्या किसी हैंडलर की मदद से भारत आई हैं? क्या सचिन को जानबूझकर ट्रैप किया गया है ताकि उसका सहारा लेकर सचिन के परिजनों और रिश्तेदारों की सहानुभूति लेकर वो यहीं बस जाए और बाद में वो हिंदुस्तान की सुरक्षा का कोई इनपुट पाकिस्तान को देने में मदद कर सके? सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई। ऐसे में भारतीय एजेंसियों की नजर सीमा हैदर पर तब तक रहेगी जब तक सीमा हैदर भारत में है, और इसीलिए सीमा हैदर से बरामद दस्तावेजों की तस्दीक करने के लिए नोएडा पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंसी को वो दस्तावेज भेजे हैं।